वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज के लेक्चर में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट प्लेन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हुए उसकी पोलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ये कुछ नए वर्ड आपके लिए हो सकते हैं बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें पता है कि अगर z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, तो वी ऑल नो दैट a इज़ द रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज़ कॉल्ड इमेजनरी पार्ट ऑफ z, जिसे हम शॉर्ट में री जेड एंड imgz से डिनोट करते हैं। जिस तरह हम अपनी 9th और 10th क्लासेस में पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते थे, ऑन द सेम लाइन हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी प्लेन पर ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये बिल्कुल कार्टेशियन प्लेन की तरह हैं, वही एक्स एक्सिस वाला सिस्टम आएगा, वही वाई एक्सिस वाला सिस्टम आएगा, बट हम इसे कार्टेशियन प्लेन नहीं कहेंगे, हम इसे आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन कहेंगे। वो मैं भी आपको बताऊंगी बाद में। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे a को, और जो वर्टिकल लाइन है जिसे आप y एक्सिस कहते हो उस पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट? x, x डैश, y एंड y डैश। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई a प्लस आयोटा b, इसे हम a कोमा b पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस आपकी a है और ये पॉइंट a को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस इज़ द डिस्टेंस b एंड दिस पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटिंग b, then using our coordinate geometry we know that this point P has coordinates a b। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा जी वो a कोमा b होंगे, और ये जो प्लेन है जिस पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को एज एन ऑर्डर्ड पेयर एज ए पॉइंट हमने शो किया है, ये पूरा प्लेन हमारा क्या कहलाएगा? आर्गेंट प्लेन कहलाएगा। ठीक है भाई, इसे ही हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, और इसी को हम गॉसियन प्लेन भी कह देते हैं। गॉस हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर हम इस प्लेन को गॉसियन प्लेन कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एक्सिस है हमारा, अब हम इसे एक्स एक्सिस नहीं कहेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे रियल एक्सिस और इस लाइन को हम बोलेंगे बेटा जी इमेजनरी एक्सिस। ठीक है भाई, ये हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजनरी एक्सिस, जिसका पर्पज बिल्कुल वही रहेगा जो हमने भाई पर्पज नहीं, जो पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको 2-4 कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमेरिकल प्लॉट करके दिखाती हूँ पहले। ठीक है, ये मैं इरेज कर रही हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z1, दैट इज 3 + 4 आयोटा। तो हाउ विल आई रिप्रेजेंट इट ऑन द गॉसियन प्लेन, या आर्गेंट प्लेन बोल दे या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल दे। देखो, नया हर चीज़ नई जब भी हम सीखते हैं तो उसको समझने का एक तरीका क्या है कि जस्ट प्रैक्टिस, बार बार आप उस नई चीज़ को रिवाइज करें, रिपीट करें, यूज़ करें, तो आप उन नए वर्ड्स से अपने आप फेमिलियर होते चले जाओगे। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ रिप्रेजेंट करो तो आप इसको बार बार क्या कहो कि दिस इज़ आर्गेंट प्लेन, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज़ गॉसियन प्लेन, तो आप भूलोगे नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, जिसे मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एज अ पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करती हूँ देन हाउ विल आई रिप्रेजेंट। तो देखिए, जब आप हायर क्लासेस में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहाँ तो इसकी बजाय हम उसे पेयर में ही पढ़ते हैं, हम उसको 3, 4 के पेयर में ही पढ़ते हैं, बट यहाँ पर आप 3 + 4 आयोटा में पढ़ोगे। तो एक्चुअल में आपने हमेशा रियल पार्ट को रियल एक्सिस पर यानी एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है और इमेजनरी पार्ट को यानी बी को हमेशा
हमेशा वर्टिकल यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पर। तो 3,4 आपने रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो 3 आपका हो जाता है और ये आपका 4 हो जाता है। तो ये जो पॉइंट P है ये 3,4 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये पॉइंट जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 3+4 आयोटा है। गॉट माय पॉइंट। अगर हम इसकी इमेज की बात करें, तो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ले लेती हूँ। लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको सब बता चुकी हूँ। तो Z1 का कॉन्जुगेट हो गया 3 - 4 आयोटा। पॉइंट क्या हो जाएगा 3 - 4 x3 और y -4। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, जिसे आप P' से डिनोट कर सकते हो 3 × -4। इसे इमेज नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर P। 3, -4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा x3 और y -4। अगर ये P है तो मैं इसको P' से डिनोट करती हूँ बेटा, तो ये हो जाएगा 3 - 4। इट इज़ कॉल्ड मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P, या पॉइंट P का ये Z1 का क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव लूँ, ध्यान दें, यानी माइनस ऑफ Z1 लूँ, तो क्या बनेगा -3 - 4 आयोटा। तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा x -3 y -4 -1 -2 -3। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको बड़े मज़े आएंगे इनको करने में। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप बड़ा ध्यान से समझा करो भाई। इसको मान लो मैं क्यों नाम दे दूँ, तो ये हो गया x -3 y -4। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव बिल्कुल इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में आएगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि वी आर रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट किसी प्लेन में प्लॉट कर रहे हैं, और जिस प्लेन में हम इसको प्लॉट कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे कार्टेशियन प्लेन की तरह है। लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट इमेजनरी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है ये आयोटा वगैरह रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमने मैथ्स को थोड़ा इजी करने के लिए, कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस किया है। तो इसलिए ये जो एक्सिस है इसे हम कार्टेशियन, ये जो प्लेन है इसे हम कार्टेशियन प्लेन ना कहकर हम इसे गॉसियन प्लेन, आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a+ आयोटा b है तो a, b से हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। उसका कॉन्जुगेट उसके साथ वाले में एडजेसेंट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट फोर्थ में रिप्रेजेंट हो रहा है, उसका नेगेटिव जाकर अपना थर्ड में रिप्रेजेंट हो रहा है। ये एक्सिस हमारा क्या कहला रहा है, रियल एक्सिस कहला रहा है, और ये एक्सिस हमारा क्या कहला रहा है, इमेजनरी एक्सिस कहला रहा है। अब हम एक दो छोटी छोटी बातें और सीखते हैं इन्हीं से रिलेटेड। ये तो मैंने कुछ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ लिए, कुछ और देखते हैं। अब हम जीरो ले लेते हैं। जीरो, क्या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है, हम पढ़ चुके हैं। तो जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 + 0 आयोटा। तो ये जो ओरिजिन है, ये जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो ये है, 0 + 0 आयोटा हमारा यहाँ रिप्रेजेंट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम x एक्सिस की बात करते हैं, x एक्सिस पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लेना है तो x एक्सिस विल रिप्रेजेंट ओनली द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 3 + 0 आयोटा, ठीक है ना, ये प्योरली रियल है, दिस इज प्योरली रियल, जिसका इमेजनरी पार्ट 0 होता है। क्यों भाई प्योरली रियल क्यों है? 3 है, 3 रियल है ना, 3 इज़ अ रियल नंबर। हम रियल नंबर सिस्टम 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। 3 एक रियल नंबर है। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स में बदलूंगी तो आई विल राइट इट एज 3 + 0 आयोटा। तो ये एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, प्योरली रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इसको जब मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर जब मैं रिप्रेजेंट करती हूँ तो किस पॉइंट से रिप्रेजेंट करूँगी? 3,0। तो 3,0 आपका ये पॉइंट होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि x एक्सिस पर, यानी कि रियल एक्सिस पर जो भी पॉइंट प्लॉट होते हैं उनका केवल रियल पार्ट ही आता है, उन पर इमेजनरी पार्ट ऑलवेज 0 होता है। और इमेजनरी एक्सिस पर जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है तो उसका केवल इमेजनरी पार्ट एग्जिस्ट करता है। ये डेफिनेशन यहीं से निकल
कर आ रही हैं। अब आप ये देखो मान लीजिए मैंने ले लिया जेड डैश, वेट ए मिनट, जब ये मैंने ले लिया Z1 ले लिया नंबर मैंने 0 + 5 आयोटा, तो ये 5 0,5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0,5 को। आप इस बात को समझें कि x एक्सिस पर हम जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर शो कर रहे हैं, x एक्सिस पर हम जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर शो कर रहे हैं उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। भाई x एक्सिस पर पॉइंट हमने प्लॉट किए हैं कार्टेशियन एक्सिस में, तो x, 0 होते हैं, x एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो 3, 0 है, तो भाई इमेजिनरी पार्ट 0 है। इमेजिनरी पार्ट 0 तो केवल रियल पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको रियल एक्सिस बोल देते हैं। और यहाँ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप रिप्रेजेंट करते हो उसका रियल पार्ट 0 है, केवल इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए इस एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोल देते हैं। अब हम एक और चीज़ यहाँ पर सीखते हैं आर्गेंट प्लेन में। ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया जो कि हमारा क्या है, z = 3 + 4 आयोटा। तो एक सिंपल सी बात क्या है कि ये जो डिस्टेंस है हमारी ये 3 है, और ये जो डिस्टेंस है हमारी ये 4 है, ये हमारा ओरिजिन है O। व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस OP? कैन बी डिटरमाइन दिस डिस्टेंस? क्या हम इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं? भाई ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, हम बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। हाउ? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये आपका क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो OP आपका क्या आ जाएगा, अगर इस पॉइंट को मैं A नाम दे दूं तो इट विल बी इक्वल टू OA² + AP² का अंडर रूट, इट विल बी 3² + 4², 9 + 16 25। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हम पॉजिटिव लेंथ लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो ये 5, तो ये डिस्टेंस 5 आ जाती है। व्हाट डज दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम? ध्यान करें कि ये चीज़ क्या थी हमारी, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो यू मस्ट रिमेंबर कि जो हमने सीखा था मॉडुलस ऑफ z, जिसे हम ऐसे लिखते थे मॉड z, क्या होता था, a² + b² का अंडर। क्लियर? जब हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है तो वहाँ पर हमने मॉडुलस सीखा है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने पिछले लेक्चर्स नहीं भी देखे तो मैं बता दूं कि दिस डिस्टेंस is known as the modulus of this particular complex number। इसका जो मॉडुलस है मॉड z, ये कितना आएगा, 3² + 4² अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 5। गॉट इट? तो अगर इन पर्टिकुलर हम किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर AB को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर दिस इज A एंड दिस इज B, तो ओरिजिन से, ध्यान देना है, ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस, ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आर्गेंट प्लेन से रिलेटेड कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। ये कॉन्सेप्ट जब आपको अच्छे से आ जाता है तब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक से समझ पाएंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईजी बहुत है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या है ये पोलर रिप्रेजेंटेशन, हमने क्या करना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, z इज इक्वल टू a + आयोटा b। क्लियर? हम अगर इसको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करें किसी पॉइंट P से, तो हमने अभी सीखा कि ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा कि ये जो डिस्टेंस है आपकी OA, this distance will be equal to A and this distance is equal to B, और ये जो O से P तक की आपकी डिस्टेंस है मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें पहले एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको क्योंकि पोलर फॉर्म समझानी है अब मैंने आपको। तो ये पोलर फॉर्म क्या है, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर P पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स A B हैं, या मैं इसको A + आयोटा B से लिख दूं। क्लियर? तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड है।
अब इस मैग्नीट्यूड को हम एक फिक्स नाम दे देते हैं और वो नाम है आर। क्लियर? ये आपने ध्यान रखना है। कुछ नोटेशंस बेटा मैथ्स में फिक्स कर दी जाती हैं फॉर कन्वीनियंस। तो अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करने वाले पॉइंट की डिस्टेंस, जिससे हम टेक्निकली मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट से निकलती है। ये हो गया, गॉट इट। अब आप एक बात पर और ध्यान दो कि ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल जरूर बना रही है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना है भाई, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस को मैं घुमाकर यहाँ तक ले जाऊँ, ये पेन मेरा एक्स एक्सिस पर है, मैं इसको घुमाकर यहाँ तक ले गई इस तरह से, और मान लीजिए कि ये जो एंगल बना वो थीटा बना। क्लियर है यहाँ तक बात आपको? एंगल क्या बना? थीटा बना। तो इन वैल्यूज़ को ए और बी को आर और थीटा में अगर हम बदल दें तो वो जो नई फॉर्म आएगी वो पोलर फॉर्म कहलाएगी। पोलर क्यों कहते हैं, इसके लिए मैं छोटा सा क्लू आपको ये देना चाहूँगी कि पोल से पोलर बनता है। पोल स्टार होता है ध्रुव तारा जो कि अपना फिक्स रहता है। ऐसा कहते हैं कि नॉर्थ में भाई मेरी साइंस देखो बहुत अच्छी नहीं है, तो नॉर्थ में अपना जो पोल स्टार है वो फिक्स रहता है, फिक्स पॉइंट। तो ये एक फिक्स पॉइंट है ओ। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि ये फिक्स पॉइंट को अगर मैं पोल मान लूँ, पोल, तो इस पोल से उस कॉम्प्लेक्स की डिस्टेंस और इस पोल से जाने वाले एक्स एक्सिस के साथ उस मैग्नीट्यूड का या कॉम्प्लेक्स नंबर वाली लाइन का जो एंगल है, इन दोनों में अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब जिनको ना समझ आए वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है कि ए और बी की जगह, अब मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताऊं, ए ये है, बी ये है, आर इनका मैग्नीट्यूड है, थीटा इस लाइन ने एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया। ये चार बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्म में ए और बी की जगह आर और थीटा आ जाएं। अब ऐसे कैसे आ जाएंगे? आएंगे, आप देखना कैसे आएंगे। तो वो जो नई फॉर्म आएगी वो हमारी पोलर फॉर्म आएगी। अब ये कैसे आ जाएगा? क्यों नहीं आ जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ रखी है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दो जरा, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक बार बेस समझ आ जाएगा तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ ए पी, ध्यान देना मेरी बात पर। साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे फाइंड करते हैं भाई? साइन थीटा कैसे फाइंड करते हैं? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक चल रही हूँ मैं। तो पी हमारा कितना है? परपेंडिकुलर का मतलब ए पी बाय ओ पी। ध्यान से समझना इस बात को, ए पी बाय ओ पी। ए पी कितना है? बी। ओ पी की वैल्यू कितनी है? आर। नोटेशन वही लेनी है जो हमने फिक्स कर दी है। तो यहाँ से देखो भाई क्या आया, साइन थीटा आया बी बाय आर। आर को राइट में ले जाओ तो ये बन गया, बी की वैल्यू बन गई आर साइन थीटा। गॉट इट? ऐसे ही जब मैं कॉस थीटा फाइंड करती हूँ तो क्या होता है भाई? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? ए ओ ए, हाइपोटेन्यूज कितना है? आर। आर को राइट में ले जाऊं तो आर कॉस थीटा कितना आ गया? ए। ठीक है, गलत तो नहीं किया। तो बी की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा, ए की वैल्यू आ गई आर कॉस थीटा। अब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कि a प्लस आयोटा बी था, मैं a की जगह पर लिख दूं आर कॉस थीटा। ध्यान देना, a की जगह मैंने लिखा आर कॉस थीटा, प्लस आयोटा की जगह आयोटा, और b के प्लेस पर मैंने पुट कर दिया आर साइन थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में आ गया। गॉट इट? ज़्यादा करें तो इसमें से हम आर बाहर ले लेते हैं दोनों में से, तो ये बन जाता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
और ये जो फॉर्म आई है दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। गॉट इट? पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? सिर पे से तो नहीं गया ना आपके? समझ आया थोड़ा बहुत? मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यूज बताऊंगी, कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने करना है वो मेथड आपको बताऊंगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ जल्दी से इस सारी बात को कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है, ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या है वो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए और बी को आर और थीटा में अगर हम बदल दें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए और बी से रिप्रेजेंट हो रहा था वो अगर आर और थीटा से रिप्रेजेंट हो जाए तो वो जो नई फॉर्म आएगी वो हमारी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। दैट विल बी कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अभी यहाँ हमें न्यूमेरिकल्स करते टाइम बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। आर तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, आर तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, व्हाट अबाउट थीटा? तो कैसे हम थीटा निकालेंगे और कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे वो वर्किंग प्रोसीजर भी अभी हम देखते हैं। और उससे पहले क्या क्या बातें हमने ध्यान रखनी है वो भी देखते हैं। अब यहीं से हम पहले टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आप ये देखो, डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हो टेंजेंट थीटा, जैसे हमने साइन थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला, तो थीटा निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? बी, और बेस कितना है? ए। तो अगर हम बी को ए से डिवाइड कर दें तो हमें टेंजेंट थीटा पता लग जाएगा और टेंजेंट थीटा की हेल्प से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं यूजिंग आवर चैप्टर नंबर 3। बट यहाँ पर अब आपको एक बात पर और ध्यान देना है कि थीटा की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि एक वैल्यू हमें इनफाइनाइट एंगल्स तक पहुँचा देती है, वो हमने केवल प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ भी देख चुके हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमने यहाँ पर लेनी। तो टेंजेंट थीटा हम बी बाई ए की हेल्प से फाइंड करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमने प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब आवर आंसर मस्ट लाई बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन इक्वल टू पाई होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वही आंसर यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो फॉर्म मैंने आपको बताई है इसे हम पोलर फॉर्म भी कह देते हैं, और पोलर फॉर्म के साथ साथ हम इसको, ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रही हूँ इनको नोट कर लीजिएगा, हम इसे पोलर फॉर्म भी कह देते हैं और हम इस फॉर्म को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी कह देते हैं। क्या मतलब है भाई ये मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म का? तो आप ध्यान दें, जैसे मैंने ये निकाला था, मॉडुलस निकाला था, ठीक है, तो मॉडुलस तो ये हमारा आ गया, यहाँ पर मॉडुलस का मतलब तो आर हो गया, और जो ये थीटा की वैल्यू आएगी हमारी दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, जिसे हम इन शॉर्ट में ए आर जी ऑफ जेड लिख देते हैं, या हम इसी थीटा को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है भाई, एम्पलीट्यूड एल है ये, जिसे हम इन शॉर्ट लिख देते हैं ए एम पी ऑफ जेड। अब क्योंकि इन नंबर को ए और बी को मैंने आर और थीटा में रिप्रेजेंट किया है, तो आर का मतलब तो हो गया भाई मॉडुलस और थीटा का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड, तो पूरा आंसर मॉडुलस और एम्पलीट्यूड में बदल गया, इसलिए इस फॉर्म को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोल देते हैं। क्लियर है? नए वर्ड हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आता चला जाएगा जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हर नई चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, तभी परफेक्शन आता है। गॉट इट? तो जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b जिसके कोऑर्डिनेट्स a b हैं, उसको टोटली r और थीटा में बदल दिया जाए लाइक दिस, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो जो नई फॉर्म आएगी वो पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहलाएगी। मॉडुलस ये r होता है, जो ये लेंथ होती है, थीटा एक्स एक्सिस ने ओपी तक जो एंगल बनाया है एंटी क्लॉकवाइज
क्लियर, वो लेना है और उसकी केवल और केवल प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है जो कि -पाई से स्ट्रिक्टली ग्रेटर और पाई या पाई से स्ट्रिक्टली लेस होनी चाहिए। तो हम अब इसके एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले एक बात और मैं आपको बताऊंगी कि एंगल कैसे फाइंड करना है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से टेंजेंट थीटा तो आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। क्लियर है, जब हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो ये गिवन है 3 + 4 आयोटा, तो r तो हम इजीली निकाल लेंगे और टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा b/a, और बेटा b/a का मतलब है इमेजनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। हमारा मेन फोकस होगा बेटा टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है भाई, तो अभी तक मैंने आपको जो बताया कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z a + आयोटा b, ये इसकी पोलर फॉर्म है, जिसमें हमारा काम क्या होगा कि हमने एक r फाइंड करना और एक थीटा। r फाइंड करना हमारे लिए बिल्कुल इजी है, a² + b² अंडर रूट। थीटा हमने इसकी हेल्प से फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएंगी वो अभी हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि थीटा की वैल्यू -पाई से स्ट्रिक्टली ग्रेटर और पाई से लेस होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी 0 से पाई और -पाई से 0, तो ये इंटरवल हमारा आ जाता है। ठीक है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए थोड़ी सी। बाकी मैं ट्रिक भी आपको बता दूंगी कैसे फाइंड करना है आपने ये अपना आर्ग्यूमेंट। तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है भाई, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आप ये देखिए कि ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर टेंजेंट थीटा फाइंड करेंगे तो जो भी एंगल आएगा वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच आना चाहिए। तो पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है कि अगर आपका ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू यानी आपका आंसर 0 से 90 के बीच आना चाहिए। गॉट माई पॉइंट, समझ आ रही मेरी बात, क्योंकि वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब भैया ये देखो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बनेगा और ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो जब आप एंगल लोगे बेटा तो यही तो एंगल लोगे ना, तो ये एंगल तो 90 से तो कम आएगा और 0 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता। 0 तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स आएंगे उनका आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 होगा। व्हाट माई पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर हमारा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यानी कि -a, b, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये, मैं साथ साथ इरेज करती चलूँगी ताकि होच पोच ना हो जाए, आपको ये सारी बातें समझ आ जाएं, जिसमें आपका रियल पार्ट तो नेगेटिव है। ठीक है ना, रियल पार्ट तो नेगेटिव है, इमेजनरी पार्ट आपका पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव बनेगा। अब ये नेगेटिव बनेगा, लेकिन एंगल कैसे फाइंड करें, तो आपका एंगल हमने क्या लेना है भाई, ये -ab होगा, हमें फिगर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये एंगल देखना है। एक्स एक्सिस घूमकर यहाँ तक ऐसे जाएगा तो ये एंगल 90+ बनेगा, लेकिन 180 से लेस होगा। तो यहाँ जो एंगल होगा वो आपका π/2 से पाई के बीच आना चाहिए, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ आपको ये थोड़ा सा हिंट मिल जाता है क्वेश्चंस करते टाइम। क्लियर। अब हम आ जाते हैं भाई थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगी, एक क्वेश्चन मैं ऐसा लूँगी जो चारों क्वाड्रेंट्स में हम उसको घुमा देंगे। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो बेटा जी x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। अब यहाँ गड़बड़ हो जाती है, कैसे भाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने 1+ आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने -1 आयोटा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, न्यूमेरिकल साथ साथ ले रही हूँ मैं। तो इसका जो r आएगा, मोड z आएगा, वो तो 1² + 1² का अंडर रूट यानी √2 आएगा। और इसका भी जब आप r लोगे तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर √2 आएगा। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा। लेकिन जब मैं टेंजेंट थीटा की बात करूँ, ध्यान देना मेरी बात पर, बहुत ध्यान से समझना है। तो टेंजेंट थीटा हमने क्या बताया था, b/a भाई 1/1 1, और टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने पर होती है, 45 डिग्री पर, 45 पर। तो ये एंगल आ गया 45 डिग्री। ध्यान से समझना, ये है भाई 1 1, थोड़ा समझने की कोशिश करो। चलो न्यूमेरिकल यहीं ले देती हूँ मैं। तो ये हो गया अपना पॉइंट 1 1। तो ये जो एंगल यहाँ बनाएगा
ये कितना बनाएगा 45 डिग्री। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट -1 तो वो -1 यहाँ आएगा तो वो एंगल 45 डिग्री नहीं बनेगा क्योंकि वो 180 को क्रॉस कर जाएगा। अब 180 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू पाई से कम आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या ट्रिक है कि अगर आपका आर्ग्यूमेंट पाई को क्रॉस कर जाए, देखो सिंपल सी बात है, फिर 45 आएगा। एक बार सिंपल अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो एंगल बना वो 180 जमा 45, सिंपल हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ। 180 + 45 कितना बन गया 225 डिग्री। लेकिन हमारी प्रिंसिपल वैल्यू पाई को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम इस एंगल को माइनस में ऐसे लेंगे। तो इसका क्या तरीका है कि इसमें से आप 360 को माइनस कर दो तो आपका एंगल 10 - 5 5 5 - 2 3 और 2 - 1 -135 डिग्री ऐसे माना जाएगा, जो कि -पाई से कम हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, न्यूमेरिकल्स करोगे तब और भी अच्छे से समझ आएगा। इसके लिए अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालती हूँ तो वो टेंजेंट थीटा आपका कितना आ रहा है B/A, यानी -1/-1। अब माइनस से माइनस कट के 1 आ गया और 1 आते ही आपके माइंड में क्या आएगा कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 तो 45 पे होती है, आएगा ना माइंड में। लेकिन हमारा आंसर 45 नहीं आएगा, थीटा की वैल्यू 45 नहीं आएगी। हमें इस बात पर एम्फेसिस करना पड़ेगा कि x और y दोनों नेगेटिव हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव हैं, तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो 180 से ग्रेटर, 270 से कम। और अगर हम ऐसे चलते हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री आप कर चुके हो, तो 0 से -पाई हम चलेंगे तो ये एंगल इससे नहीं निकलेगा, ये एंगल हमारा 135 माइनस में आएगा। तो वो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, वो मैं आपको जब न्यूमेरिकल करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो थोड़ा सा आपने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो इस रूल पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर A भी नेगेटिव है, B भी नेगेटिव है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो देखो ना, यहाँ से उल्टे चले तो -पाई से पाई के बीच में लाई करेगी, -π/2 से पाई, -90 से 180 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। एंड एट लास्ट जब इस क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो जो थीटा है हमारा वो -π/2 से 0 के बीच में हमारा लाई करेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका थीटा पाई से ग्रेटर आ जाए, सॉल्व करने का तरीका, अगर आपकी थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी आ जाए तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें से टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू आप थीटा -2π कर देना। ये देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी, 225 डिग्री आ रही थी, तो प्रिंसिपल वैल्यू बन नहीं रही थी क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू पाई से कम -पाई से ग्रेटर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 360 माइनस कर दिया, तो 360 माइनस करने से ये वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस सारे कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ NCERT। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 + i√3 इन पोलर फॉर्म। क्लियर। तो कैसे हमने इसको करना है सॉल्यूशन में, पहले हम लिखेंगे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एज, z = 1 + i√3। हम पहले ही इसकी पोलर फॉर्म मान के चलते हैं, इमेजिन करके चलते हैं कि लेट z = 1 + i√3 किसके इक्वल है, r cos थीटा प्लस आयटा r sin थीटा के इक्वल है। बता चुकी हूँ मैं आपको इस फॉर्म में लिखना है, हमने r और थीटा फाइंड करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको डायरेक्ट भी a + आयटा b से कंपेयर करके भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है भाई, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, ध्यान देना है। तो r cos थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाले पार्ट के इक्वल होगा, तो बेटा जी r sin थीटा कितना आ गया,
√3 आ गया। अब यहाँ से हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो r की वैल्यू कैसे फाइंड करें, इन दोनों को स्क्वेयर एंड ऐड कर दो, ठीक है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को स्क्वेयर करेंगे और ऐड करेंगे। इसको स्क्वेयर करेंगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस इसका स्क्वेयर हो जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वेयर और प्लस √3 का स्क्वेयर, लेफ्ट का स्क्वेयर लेफ्ट में, राइट का राइट में। इन दोनों में से जब हम आर स्क्वेयर को कॉमन लेंगे तो ये क्या बनता है, ये बनता है कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ये बनता है 1 + 3। कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर इंटू 1 = 4। आर स्क्वेयर की वैल्यू 4 आ रही है तो आर की वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है, कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो ये हमारा आ जाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आर आ गया हमारा। अब हमारे पास बच जाता है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा को निकालने के लिए आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है। टेंजेंट थीटा फाइंड करने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। तो r साइन थीटा ऊपर रहेगा और r कॉस थीटा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो r साइन थीटा बाय r कॉस थीटा, √3 ऊपर रहेगा और 1 हमारा नीचे रहेगा, √3/1, r से r कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया टेंजेंट थीटा और ये हो गया √3। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इन पर फोकस करना है। आपका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। इट मीन्स आपका जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 के बीच लाई करेगा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर होती है, 60 डिग्री पर होती है। 30 पर 1/√3, 60 पर कितना आ जाता है, √3। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा = π/3 और ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग कर रही है -π to π। गॉट इट। तो ये तो हमारी थीटा की वैल्यू आ जाती है, ये हमारी आर की वैल्यू आ जाती है और इस वैल्यू को हम 1 और 2 तो हमारे पास आ चुका है। अगर हम इस वैल्यू को स्टार इक्वेशन में पुट करते हैं तो यूजिंग आर एंड थीटा इन स्टार, तो इसकी जो पोलर फॉर्म बनने जा रही है वो क्या बनेगी, 1 + i√3 क्या बनेगा, ध्यान देना। आर के प्लेस पर हम रखेंगे 2 cos π/3 प्लस आयोटा इंटू 2 sin π/3। एट लास्ट आपने 2 को कॉमन ले देना है, cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। इनकी वैल्यूज़ मत पुट कर देना, लास्ट में वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो यहीं आ जाओगे। हमने करना क्या है एक्चुअल में कि इसको कॉस और साइन के साथ कितना एंगल आएगा, एम्पलीट्यूड कितना आएगा और मॉडुलस कितना आएगा, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको यहाँ एज इट इज आपने रखना है। अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि जब मैंने आपको आर्टिकल समझाया है तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से आर और थीटा फाइंड करना बताया है, यहाँ मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ कंपेयर कर दिया। ये आपको थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ही अपनी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि इसकी पोलर फॉर्म ये है। तो आर कोस थीटा इसके इक्वल आ गया, आर साइन थीटा इसके इक्वल आ गया। दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करते ही हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों को डिवाइड करते ही हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बस यहाँ पर वो जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव वाले, वो ध्यान रख के आपने ये एम्पलीट्यूड निकालना है और इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में अभी इतना ही। एक एग्जाम्पल हमारा पेंडिंग है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, दोज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। कोई भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें आप अपने सजेशंस दें, मुझे अपने डाउट्स क्लियर करें वहाँ पर। एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।